आज का हमारा अभ्यास है अभ्यास 2.3.03 एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन। एडी इज एन instructional system design ISD framework that many instructional designer and training developers use to develop course। इसमें बताया जा रहा है कि एडी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन है। अनुदेश कैसे देना है, इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, उसके बारे में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है जिसमें इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर या फिर ट्रेनिंग डेवलपर्स एक कोर्स को डेवलप करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं। जो कोर्स तैयार करना रहता है उसके बारे में फिर पूरी जानकारी इकट्ठा करके उसको तैयार करते हैं। इट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। एडी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की तरह काम करता है जिसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को मैनेज कर पाते हैं। यह एक टूल की तरह काम कर देता है। जैसे मान लीजिए आपको एक मोबाइल ख़रीदना है, तो मोबाइल ख़रीदने के लिए आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे कि मोबाइल कंपनी कौन कौन सी है जो भारत में चल रही हैं। उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करेंगे, कौन कौन से अच्छे मोबाइल हैं, अपने दोस्तों से पूछेंगे। उसके बाद आप अपने मार्केट में जाएंगे, जो आस पास का आपका क्षेत्र है, जो दुकानें हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ पता करेंगे कौन कौन से मोबाइल हैं, कौन कौन से अच्छे मोबाइल आए हैं, कौन कौन से लेटेस्ट मोबाइल हैं। तो इस प्रकार आप एक मोबाइल ख़रीदने के लिए उसका एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसकी अच्छाइयों के बारे में जानेंगे, उसकी प्राइस के बारे में जानेंगे। ये सब जानकारी इकट्ठा कर लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर एक अपना डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, रूपरेखा बनानी पड़ेगी कि आपको किस तरह का मोबाइल चाहिए, आपकी ज़रूरत क्या है मोबाइल ख़रीदने के लिए। आपको कैमरे वाला मोबाइल चाहिए जिसमें आप वीडियो शूटिंग कर सकें, सेल्फ़ी ले सकें, या फिर गेमिंग मोबाइल चाहिए, या फिर ऑफ़िस वर्क के लिए मोबाइल चाहिए। इस प्रकार से आप अपने मोबाइल के लिए एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। आप अपने बजट के हिसाब से एक प्रारूप बनाएंगे, रूपरेखा बनाएंगे। जो आपको अपने मोबाइल में ज़रूरत की चीज़ चाहिए वो आप उसमें ढूंढेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी उसमें देखेंगे, और फिर उसके बाद अपने लिए एक अच्छा सा मोबाइल सेलेक्ट करेंगे। जब मोबाइल के लिए सारी इन्फॉर्मेशन तैयार हो जाएंगी, डिज़ाइन हो जाएंगी, जब सारी चीज़ों को आप रूपरेखा तैयार कर लेंगे एक मोबाइल ख़रीदने के लिए, फिर इसके बाद आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट करने के लिए आप देखेंगे कि इस समय कौन सी अच्छी कंपनी चल रही है, किसका मोबाइल ज़्यादा अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छे फीचर्स दे रही है। फिर उस हिसाब से आप अपना बजट तैयार करेंगे कि आपको सैमसंग का मोबाइल लेना है कि एप्पल का मोबाइल लेना है। यह सब सारी चीज़ें तैयार होने के बाद आपकी सुविधा अनुसार जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत है उस अनुसार आप मोबाइल सेलेक्ट करने के बाद फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। या तो आप शॉप जाएंगे, वहाँ से मोबाइल ख़रीदेंगे, या फिर इंटरनेट का यूज़ करके ऑनलाइन मंगाएंगे। तो ये जहाँ जो अपन ने डेवलपमेंट किया अपने हिसाब का, अपने ज़रूरत के अनुसार मोबाइल ख़रीदने के लिए बजट के अनुसार, जब उसको अपन ने इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, तब अपने पास एक मोबाइल आ जाएगा। आप इंटरनेट पे जाके या फिर शॉप पर जाके एक मोबाइल ऑर्डर कर देंगे। जब आपके पास वह मोबाइल आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उसका इवैल्यूएशन करेंगे। आप उससे अपनी सेल्फ़ी लेते हैं, कैमरा चेक करते हैं, गेम देखते हैं, उसका प्रोसेसर चेक करते हैं। ये जो आपका मोबाइल आपके हाथ में आने के बाद जो प्रोसेस चल रही है चेक करने की उसको, कि कैसा मोबाइल है, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, कैमरा कितना अच्छा है, यह इवैल्यूएशन और असेसमेंट कहलाता है। ए से लेकर ई तक जो हमने असेसमेंट किया, आकलन किया, उसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, यानी कि संरचनात्मक इवैल्यूएशन। और आखिरी में हम जब हमारे पास मोबाइल हाथ में आ गया तो हमने उसके बाद क्या किया? उसके बाद समेटिव योगात्मक, उस मोबाइल में कितनी योग्यता है जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल सके, जिससे आप खुश हो सकें, जिससे आपको यह पता चल सके जो हमने मोबाइल ख़रीदा है, जो हमने एडी प्रोसेस लागू की वो अच्छी थी, और उससे आपको एक अच्छा मोबाइल आपके हाथ में मिल पाया। तो इसी प्रकार जब एक कोर्स को डिज़ाइन करना पड़ता है तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर और ट्रेनिंग डेवलपर्स एक कोर्स के बारे में एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि जो कोर्स तैयार किया जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ों को लागू करना है, उसके उद्देश्य क्या हैं, हम कहाँ कहाँ से एक जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं,
और इस चीज़ में क्वेश्चनिंग टेक्निक आती है। क्वेश्चनिंग टेक्निक क्या होती है कि हम कोर्स को तैयार करते समय क्वेश्चन का उपयोग करते हैं। एक स्टूडेंट को क्या चाहिए उसको पढ़ने के लिए, उसके इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, एक इंस्ट्रक्टर को पढ़ाने में दिक्कत क्या आती हैं, एक लर्नर्स को सीखने में दिक्कत क्या आती है, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से कंटेंट रखना है, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए जिसमें एक लर्नर्स अच्छी तरीके से पढ़ सके और एक इंस्ट्रक्टर अच्छी तरीके से पढ़ा सके, इंस्टीट्यूट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये सभी चीज़ें एनालिसिस में आ जाती हैं। हमारा जो CITS ITI और बाकी चीज़ें को जो कोर्स तैयार होता है वह CSTARI द्वारा होता है जो कलकत्ता में है, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें कई बड़े बड़े ऑफिसर प्रोफेसर वगैरह रहते हैं जो एक कोर्स को डिज़ाइन करते हैं, उनका मानक तैयार करते हैं और इसको NSQF लेवल पर तैयार किया जाता है। अगर आप CITS वाले हैं तो आपका NSQF लेवल 6 होगा और उसी के हिसाब से आपका कोर्स तैयार करना पड़ेगा। अगर इसी में अगर कोई पॉलीटेक्निक वाला हो, पॉलीटेक्निक की पढ़ाई कर रहा हो और उसका कोर्स तैयार करना हो तो उसका लेवल कुछ और होगा। उसके लेवल के हिसाब से उसका मानक तय करना पड़ेगा, कोर्स बनाना पड़ेगा। अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा होगा तो उसका NSQF लेवल अलग होगा। उस लेवल के हिसाब से फिर हमको एक कोर्स तैयार करना पड़ता है जिसमें डिटेल में सारी चीज़ें दी गई होती है ज़रूरत के हिसाब से। तो इसी ज़रूरत को देखते हुए फिर डिज़ाइन किया जाता है। ए से एनालिसिस, डी से डिज़ाइन। डिज़ाइन यानी कि रूपरेखा। इट इज़ प्रिपरेशन बिफोर टीचिंग। यह पढ़ाने के पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी है, कैसी कैसी चीज़ों को बनाना है। जब हम एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसमें से जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं उसमें से ज़रूरी उद्देश्य को हम छांट लेते हैं, ज़रूरी कंटेंट को निकाल लेते हैं कि CITS के NSQF या फिर IITI के NSQF लेवल के हिसाब से जो स्टूडेंट को पढ़ना है। अब ये तो नहीं कोई इसको इंजीनियरिंग का पूरी चीज़ें पढ़ा दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसको इस हिसाब की जानकारी देनी पड़ेगी कि उसके NSQF लेवल क्या है। फिर प्रिपरेशन करते हैं हम एनालिसिस करने के बाद, फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ढूंढते हैं और फिर उसके बाद उस कोर्स का एक डिज़ाइन बना लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एक टीचिंग प्रोसेस के लिए, एक पढ़ाने के लिए। जैसे कंटेंट, मीडिया सिलेक्शन, लेसन प्लान, टॉपिक और बाकी सारी जानकारी, वर्कशॉप की जानकारी, मैथमेटिक्स, साइंस, यह जितना भी आपका सब्जेक्ट के अंदर आएगा वह सभी चीज़ों को एक डिज़ाइन कर लिया जाता है, एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। फिर उसके बाद जो रूपरेखा या फिर डिज़ाइन तैयार की हुई होती है उसका डेवलपमेंट किया जाता है। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर एंड डेवलपर्स क्रिएट असेंबल कोर्स कंटेंट। सबसे पहले जो भी जानकारी एनालिसिस करने के बाद मिली है हमें, उसको डिज़ाइन कर लिया हमने, उसकी एक रूपरेखा तैयार कर ली। फिर उसके बाद उसको डेवलपमेंट किया गया, उसका विकास किया गया। जो डिज़ाइन हमने तैयार किया था, जो हमने कोर्स का डिज़ाइन तैयार किया, फिर उसको डेवलपमेंट किया गया। कैसे डेवलपमेंट किया गया, उसमें नए नए आइडियाज़, नए नए टेक्नोलॉजीज़ क्या लगेंगी। अब 20-30 साल पहले जो पढ़ते रहे, जिस हिसाब से पढ़ते रहे वैसे तो पढ़ेंगे नहीं। आजकल स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टेक्नोलॉजी के साथ हमको चलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कौन कौन सी जानकारी चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, कैसी टीचिंग प्रोसेस लागू की जाए कि एक स्टूडेंट अच्छे से अच्छा स्किल हासिल करे। तो इसके लिए हम डेवलपमेंट करते हैं एक कोर्स का। कोर्स डेवलपमेंट करने के बाद हमें यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। डेवलप्स प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग फैसिलिटेटर एंड लर्नर्स। जो भी हमने कोर्स का डेवलपमेंट कर लिया, विकास कर लिया, एक कोर्स जब पूरी तरीके से तैयार हो गया सिलेबस, वह सिलेबस तैयार करने के बाद उसको इंटरनेट पे डाल दिया जाता है, इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है, कॉलेज में भेज दिया जाता है, स्कूलों में भेज दिया जाता है। जिस कोर्स का वह इंस्टीट्यूट है वह कोर्स को या फिर सिलेबस को वहाँ दे दिया जाता है ताकि इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। यह इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसको ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स के द्वारा किया जाता है। ट्रेनिंग फैसिलिटेटर सारे सिलेबस को पढ़ता है
सिलेबस को पढ़ने के बाद उसका सिलेबस ब्रेक करता है, उसकी सारे ज़रूरी पॉइंट को समझता है, पढ़ता है, फिर उसके बाद वह लर्नर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, उसको सिखाता है। तो यह इम्प्लीमेंटेशन जब हमने एनालिसिस किया, ढूंढा, विश्लेषण किया, उसको डिज़ाइन किया, एक कोर्स को डिज़ाइन करने के बाद जब उसका डेवलपमेंट कर दिया, एक सिलेबस तैयार कर दिया, और फिर यह जो सिलेबस है, ये जो स्किल सीखने का तरीका है, यह लर्नर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इन्हीं एडी प्रोसेस में हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट करना पड़ता है, यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि हर एक प्रोसेस में हम जानकारी लेते हैं उसके बारे में। फॉर्मेटिव यानी कि संरचना कैसे करनी है, किसी चीज़ को कैसे बनाना है, किसी चीज़ को लागू कैसे करना है, उस चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। यह फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा आखिरी जो बचता है वह ई बचता है, इवैल्यूएशन। जब हम किसी सिलेबस को या फिर किसी कोर्स को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लर्नर्स को सिखाते हैं, तब उसके बाद इवैल्यूएशन फेज़ आती है। इसमें दो प्रकार के इवैल्यूएशन होते हैं। एक फॉर्मेटिव यानी कि संरचनात्मक इवैल्यूएशन प्रेजेंट इन ईच स्टेज ऑफ एडी प्रोसेस। जो एडी प्रोसेस है उसके हर प्रत्येक प्रोसेस में, प्रत्येक प्रक्रिया में यह फॉर्मेटिव संरचनात्मक इवैल्यूएशन लागू होगा। क्योंकि हम किसी चीज़ की संरचना बना रहे हैं, किसी चीज़ का फॉर्म बना रहे हैं, एक फॉर्म तैयार कर रहे हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें एक कोर्स को तैयार करने से लेकर एक इंस्ट्रक्टर द्वारा लर्नर्स को सिखाने तक, जब एक कोर्स को तैयार कर लिया जाता है तो वह सिलेबस एक इंस्ट्रक्टर को भेजा जाता है। फिर इंस्ट्रक्टर्स अपने लर्नर्स को देते हैं ताकि लर्नर्स उसके बारे में अच्छे से समझ पाएँ और सीख पाएँ। फिर लर्नर्स को देने के बाद इंस्ट्रक्टर सिखाने की प्रक्रिया जारी करता है। जब सिखाता है तो उसमें उसका मूल्यांकन या आकलन करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। इसे एनएसक्यूएफ लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयार करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्या क्या चीज़ें लागू करनी है जिससे अच्छी स्किल दे सकें, यह सब तय किया जाता है। फिर उसके बाद आता है समेटिव इवैल्यूएशन। यह एक योगात्मक मूल्यांकन है। इसमें जब कोर्स ख़त्म हो जाता है या लर्नर्स किसी चीज़ को सीख लेता है, किसी स्किल को हासिल कर लेता है, तो हम यह जानकारी लेते हैं जो हमने कोर्स तैयार किया, जो सिलेबस तैयार किया, वो लर्नर्स के सीखने के लिए कितना मददगार है, उससे लर्नर कितनी अच्छी तरीके से सीख पा रहा है, और अगर कुछ कमी आ रही है तो उस कमी को फीडबैक के द्वारा कैसे दूर किया जाए। लर्नर से फीडबैक लिया जाता है, इंस्ट्रक्टर के द्वारा फीडबैक लिया जाता है, फिर उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की नई तकनीक का उपयोग किया जाता है, नए नए आइडियाज़ लाए जाते हैं। तो योगात्मक मतलब योग्य, कितना हम लर्नर्स को योग्य बना दिए हैं, उसका मूल्यांकन क्या है, उसका जो स्किल हासिल कर लिया है वह कितनी नॉलेज उसके अंदर आ गई है, परीक्षा में उसको कितने नंबर मिले हैं। इसी हिसाब से योगात्मक इवैल्यूएशन या फिर समेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है। इसका यही मुख्य उद्देश्य है कि लर्नर्स अच्छी से अच्छी तरीके से स्किल सीख पाए। इसमें डोनाल्ड किर्कपैट्रिक के 4 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन मॉडल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डोनाल्ड किर्कपैट्रिक के 4 लेवल इवैल्यूएशन क्या है या इसका लेवल क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहला लेवल है रिएक्शन। हमें यह जानना पड़ता है एक लर्नर्स का रिएक्शन कैसा है, उसके सीखने के प्रति रुचि कैसी है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, वह कौन सी स्किल को हासिल करना चाहता है। तो यह फर्स्ट लेवल है जिसमें रिएक्शन देखा जाता है। फिर इसके बाद सेकेंड लेवल है उसका लर्निंग, उसको पढ़ाना कैसा है, वो सीख कैसे रहा है, कितने अच्छी तरीके से सीख रहा है, उसको सीखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत चाहिए, और एक इंस्ट्रक्टर उसको कितने अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है। यह सेकेंड लेवल है। फिर थर्ड लेवल में हमें देखना पड़ता है बिहेवियर में हमने ये देखते हैं कि एक क्लास में स्टूडेंट को जब सिखाया जा रहा है तो उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। जब किसी चीज़ को वह सीखेगा तो उसके अंदर स्किल आएगी, उसका बिहेवियर बदलेगा, उसका एटीट्यूड बदलेगा, उसका जो पर्सनैलिटी डेवलप है वो बदलेगा, उसके अंदर बदलाव आएगा। तो उसका आचरण, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका व्यवहार, पढ़ाई के साथ साथ उसमें बदलाव कितने अच्छे आ रहे हैं, इसमें यह देखा जाता है। फिर इसका फोर्थ लेवल है रिज़ल्ट में हम यह देखते हैं कि एक लर्नर्स का रिज़ल्ट कैसा है, जो स्किल, जो नॉलेज उसने प्राप्त किया है, उसका परिणाम क्या है।
उसका परिणाम अच्छा है आया या ख़राब आया, ख़राब आया तो क्यों आया, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, अच्छा आया तो अच्छा आने के बाद उसको कैसे और मोटिवेट करें जिससे वो अच्छे से अच्छी तरीके से सीख सके और आगे प्रगति कर सके। तो यह डोनाल्ड किर्कपैट्रिक का 4 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन मॉडल है। तो एडी मॉडल में हमने देखा कि यह एक ISD इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन है, जिसमें पहला है एनालिसिस करना, विश्लेषण करने के बाद उसको डिज़ाइन करना, उसकी रूपरेखा तैयार करना, डिज़ाइन करने के बाद उस कोर्स को डेवलप कर देना, डेवलप यानी कि विकास कर देना, उसको पूरी तरीके से तैयार कर देना, तैयार करने के बाद इसके बाद आता है आई मतलब इम्प्लीमेंटेशन, उस सिलेबस उस कोर्स को कॉलेज स्कूल में इंस्टीट्यूट में लागू करना, लागू करने के बाद हमारे पास आता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, मूल्यांकन में हम मूल्यांकन करके उसका परिणाम जानते हैं, उसका रिज़ल्ट जानते हैं। और इस एडी प्रोसेस में फॉर्मेटिव यानी कि संरचनात्मक इवैल्यूएशन का प्रयोग किया जाता है। फिर जब यह प्रोसेस आखिरी तक पहुंच जाती है, लर्नर सीख लेता है, तो उसके बाद सम्मेटिव यानी कि योगात्मक, कितना योग्य हो गया, उसकी योग्यता क्या है, उसका पढ़ाई का योग कितना आया, उसमें हम समेटिव इवैल्यूएशन का प्रयोग करते हैं। तो यह हमारा यहाँ यह अभ्यास ख़त्म हुआ। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे नई यूनिट 4th प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन एंड स्किल प्रैक्टिस, अनुदेशक और कौशल अभ्यास के लिए योजना कैसे बनाई जाए।